हाय दोस्तों, सरशाह यूपीएससी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और मैं डीएसएसबी के जो दास ग्रेड 2 है उसके लिए मैं आपके लिए जी के जीएस का पोर्शन लेकर के आ गया हूं। कल मैं आपको यानी पिछले वीडियो में मैंने आपको भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में प्रागैतिहासिक काल के बारे में आपको सही तरीके से बता दिया था कि क्या है कैसे है। ठीक है, उसके आगे की कहानी हम आज शुरू करते हैं लेक्चर 3। जैसे मैंने आपको ये भारत के इतिहास पढ़ा दिया था कल, मैंने आपको ये बता दिया था भारत का इतिहास कहाँ कहाँ से होता है। जैसे भारतवर्ष कब कहते हैं, ऋग्वेद, जम्बू द्वीप। आप नहीं देखें तो आप एक बार वीडियो को, जो पहला वीडियो लेक्चर 1 है, आप वहाँ पे जाके देखिए। प्राचीन काल को मैंने वहाँ पे अच्छे से डिटेल से समझाया भी है। उसके बाद प्राचीन भारत भी शुरू किए थे हम, भारत के इतिहास के बारे में। जो भारतीय इतिहास के स्रोत हैं उसके बारे में मैंने आपको जानकारी वहाँ पे दी है, आप उसको फिर से एक बार देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने फिर बताया कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद कैसे हैं, वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, वो भी मैंने जानकारी दी थी। तो ये विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। तो मैंने आपको फिर ये पुरातत्व संबंधित साक्ष्य मिलने वाली जानकारी भी दे दिया था। आज जो हमें पढ़ना था, आज जहाँ शुरू करना है हमें, वो है प्रागैतिहासिक काल की जानकारी से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो मैं आपको उसकी झलक देता हूँ। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल यहाँ पे। ठीक, इतिहास का विभाजन अब शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल से। ठीक, लेक्चर 2 जीएस जीके का लेक्चर 2 है ये, और हम आपको यहाँ से शुरू करते हैं। इतिहास का विभाजन जो है ना, वो प्रागैतिहासिक या प्राक इतिहास, आद्य इतिहास व इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। यानी इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं या बांट करके पढ़ते हैं, ताकि पढ़ने में आसानी हो इसलिए ऐसा करते हैं। तो पहला हम जो भाग बांटे उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल या प्राक इतिहास, जिसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री, जो हिस्ट्री से पहले की बातें कही जाती है उसको। दूसरे बाद दूसरा भाग मैंने बांटा आद्य इतिहास, उसके बाद इतिहास। इन 3 भागों में बांट करके हम इतिहास को पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास, खासकर भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे भी काल होंगे कि जिस काल में जो मानव थे उनके पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, उन्होंने कोई लिखित साक्ष्य नहीं छोड़ा है, तो है ही नहीं, मतलब कोई स्क्रिप्ट ही नहीं वहाँ पे है, तो हम ना तो उसको पढ़ सकते ना समझ सकते हो, है ही नहीं, तो कहाँ से करोगे फिर आप इस चीज़ को। तो ऐसे जो काल को हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, उनकी कोई जानकारी हमारे पास लिखित नहीं होती है। बस उनके क्या होता है, जो उनके पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, हम उसको पढ़ करके हम अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा क्या क्या हुआ होगा। दूसरा काल है आद्य ऐतिहासिक काल। उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध पढ़े लिखे पढ़े नहीं जा सके हैं। मतलब कि हमारे पास जो उनके लेख तो हैं, लेकिन हम उन्हें डिकोड नहीं कर पाए, पढ़ नहीं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो कृतियाँ हैं उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे पास है उनकी कुछ लिपि हैं, जिस तरह वो लिखते थे, पता नहीं कैसे फंदम लिखते थे वो, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते। तो उनको हम रखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, उसको हम रखेंगे ऐतिहास। और मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, जिसका भी लिखित रूप में उपलब्ध होगा विवरण। अब हम देखेंगे कि ना, सबसे मेन चीज़ ये जो 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास, 3 भागों में बांटा गया है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ देखा गया है कि इनके पास लिखित साक्ष्य है या नहीं है। तो जिनके पास लिखित साक्ष्य है ही नहीं, उसको हमने रख दिया प्रागैतिहासिक काल में या प्राक इतिहास में रख दिया हमने। जिनके पास लिखित साक्ष्य तो है लेकिन हम पढ़ नहीं सकते उनको रख दिए हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। जिनके पास इतिहास की जानकारी के जो स्रोत हैं वो हमारे पास लिखित साक्ष्य भी हैं, और हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी, उनको हमने इतिहास में रख दिया है। इस तरह से हम 3 भागों में इतिहास को बांट करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम वो वाला इतिहास पढ़ेंगे जिस काल में हमारे पास कोई भी लिखित विवरण नहीं मौजूद है, लेकिन हम उसको पढ़ते हैं क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य हमारे पास है, जिसके माध्यम से हम समझ पाते हैं कि आगे क्या हुआ होगा या वहाँ पे क्या हुआ होगा। और हम उसके बाद दूसरा देखें प्रागैतिहासिक आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें हमें समझने की कोशिश करते हैं कि क्या उसकी लिपि हम पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम पढ़ तो नहीं पाए हैं उसको।
जब हम डिकोड कर लेंगे उसको तो हम रख देंगे ऐतिहासिक काल में, लेकिन जब डिकोड नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी जो पुरातात्विक साक्ष्य है उसके माध्यम से पढ़ाई अपनी करते हैं, ताकि हम समझ पाते हैं कि उनके वहाँ क्या हुआ होगा। ठीक है, और जिनके पास इतिहास है, जिनको हम पढ़ भी सकते हैं, जिनके पास विवरण है और हम पढ़ भी सकते हैं, तो उसको हम रखते हैं ऐतिहासिक काल में। ठीक है, नोट है कि ज्ञानी मानव जो है, जिसको हम होमोसेपियंस कहते हैं, ज्ञानी मानव को हम होमोसेपियंस कहते हैं, इनका जो विकास बहुत ही एक चरणबद्ध तरीके से हुआ, जिसको हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना वहाँ हम समझेंगे। का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40,000 वर्ष पूर्व हुआ। जो हम होमोसेपियंस कहते हैं, जो मानव समझदार मानव आया है, तो इस धरती पर लगभग 40,000 साल पहले उसकी जो नमूना बन कर के आया था, हम उसको समझ सकते हैं कि हाँ ये वहाँ पे रहा होगा, वहाँ से इंसान अपना दिमाग लगाना शुरू किया है। तो इसका मतलब इंसान कब आया, उससे पहले इंसान आ चुका था, इसका मतलब इस धरती पर। नाम एवं तिथियाँ, पूरा पाषाण काल। अब थोड़ा सा जो इतिहास के बारे में जो हमने कहा ना का प्रागैतिहासिक काल, थोड़ा सा उसको हम उसको भी, क्योंकि बहुत लंबा समय है, उसको भी 3 भागों में बांट देते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल है उसको हम पाषाण काल भी कहते हैं, पाषाण काल भी कहते हैं प्रागैतिहासिक काल को। प्रागैतिहासिक काल में दरअसल हम पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल में हमारे पास कोई भी लिखित विवरण नहीं है, अगर होता भी तो हमसे पढ़ भी नहीं पाते, शायद पढ़ सकते थे या नहीं पढ़ सकते, आई डोंट नो अबाउट इट, बट ये तो है कि हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, तो हम इसमें रखते हैं। तो इस वाले पहले वाले में प्रागैतिहासिक काल, जिसको या प्राग इतिहास कहते हैं, इसमें हम रखते हैं पाषाण काल को। हम यहाँ लिख देते हैं पाषाण काल को, यहाँ रखते हैं। ठीक है, और हम आते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम रखते हैं किसको, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC कह देते हैं वहाँ। ठीक है, और ऐतिहासिक काल में आपको पता है फिर वैदिक एज जो है ना, ये वैदिक काल। वैदिक काल से जैसे अब आगे बढ़ते चले जाओगे तो आपको, क्योंकि ऋग्वेद है उसको पढ़ सकते हो, तो जब ऋग्वेद को पढ़ सकते हो तो वो हमारे पास लिखित साक्ष्य है, तो वो आ गया हमारे यहाँ पे आ गया। तो जो ये पाषाण काल है, जो स्टोन एज जिसको बोलते हैं, स्टोन एज, अब ये पाषाण काल को 3 भागों में बांटा भी गया है, ताकि हम पढ़ने में आसानी हो जाए। क्योंकि 20 लाख साल पहले, यहाँ लिखा ना 20 लाख साल पहले से कहानी शुरू होगी, और लगभग 40,000 साल के आसपास आने वाले, क्योंकि होमोसेपियंस आपको 40,000 मिलेंगे, तो 20 लाख 40,000 बहुत बड़ा अंतर है। कभी 40 लाख की बात नहीं करा, 2 लाख की बात नहीं करा, तो लगभग पूरे 20 लाख तक उन्होंने क्या किया है, तीन। ठीक है, तो वहाँ पे जानकारी मिलती है। तो इसका मतलब पूरा जो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, एक बांट देगा पूरा पाषाण काल, यहाँ लिख देते हैं हल्का सा, पूरा पाषाण काल एक हो गया, दूसरा हो जाएगा मध्य पाषाण काल, और तीसरा हो जाएगा नव पाषाण काल। इसमें जो नव पाषाण काल है ना, यहीं से क्वेश्चन बनता है, नव पाषाण काल से क्वेश्चन बनता है, नव पाषाण काल से। ठीक है, पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल जो, यह सिर्फ समझने के लिए वाला होगा, यह 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। ठीक है, 20 लाख वर्ष पहले के 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। ठीक है, इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक आरंभिक काल, एक मध्य काल, एक उत्तर पुरा पाषाण काल। यानी ये जो पुरा पाषाण काल है ना, इसको भी 3 भागों में बांटा गया, 1 2 3। पहला है आरंभिक काल, यानी शुरू में जो रहा होगा, जिस तरह से देखा गया होगा दुनिया एकदम शुरू में। उसके बाद मध्य पुरा पाषाण काल आया है, फिर लास्ट में आया उत्तर पुरा पाषाण काल, यानी मध्य के बाद उत्तर आता है, उत्तर पुरा पाषाण काल। तो आपने देखा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। हम पुरा पाषाण काल भी 3 भागों में बांटते हैं, एक आरंभिक पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल। आपको बिल्कुल याद, आप लिख लीजिए इस चीज़ को कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पहले पूरा पाषाण काल। आप वीडियो को थोड़ा पॉज करिएगा, थोड़ा सा बैक जाइएगा और इसको लिखिएगा आराम से, ताकि आपको समझ में आए जो मैं बता रहा हूँ, और जिस तरह से इतिहास पढ़ा जाता है उसको भी आपको समझ में चला जाएगा। और मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई है, यानी पूरा पाषाण काल जो आपके सामने आया है ना, उसी में सारी कहानी घटी है मानव इतिहास की। उसके बाद मध्य पाषाण काल आता है, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। अब मध्यकाल जब आएंगे तो वहाँ पर्यावरणीय बदलाव मिलेंगे आपको,
जब इन इंसानों के बीच में या पर्यावरण चेंज होने लगा, नेचर चेंज होने लगा, तो वो आ गया मध्य पाषाण काल, जो 12,000 से लेकर 10,000 के बीच में, उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका काल लगभग 12,000 वर्ष से पहले से लेकर के 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। अब ये माइक्रोलिथ थे, यानी बहुत सूक्ष्म बनाए जाते थे, या आप कह सकते हैं कि जो औजार बनाते थे, जैसे जैसे पाषाण काल के जो औजार बनते थे, जिसे वो शिकार करते थे, शिकार करने के लिए जो औजार का इस्तेमाल करते वो नुकीला होने चाहिए, ताकि जब हम फेंक के मारें पत्थर या औजार को, तो जिस शिकारी पर लगे वो तुरंत गिर जाए, उनको चोट लगे, ताकि वो हमारे खाने के लिए मिल जाए। तो ये मध्य पाषाण काल वाले ऐसा करते थे। तो अपने जो औजार थे ना, उसको माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण बोलते थे। बहुत उस पत्थर के टुकड़े को थोड़ा छोटा कर लेते थे, बारीक कर लेते थे। इस लिहाज से इसको माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल भी कहा गया। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। अब हड्डी जो जानवर मिलते हैं उसकी हड्डियों को ले लेते थे, तो यूज़ करते थे। जो लकड़ी थी उनके पास, लकड़ियों को यूज़ करते थे वो, तो वहाँ से बनती थी ये। उसके बाद लास्ट में था नवपाषाण काल। इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले से होती है। अब यहीं से खेल होता है इंसान की, जो डेवलप करेगा और आगे बढ़ कर के आज के मानव का आज मानव के रूप में मौजूद है हमारे सामने। अब कुछ पॉइंट्स में आपको मिलेंगे। जो पूर्व पाषाण युग है या पूरा पाषाण काल के मानव के जीविका का मुख्य आधार शिकार था। वो शिकार करते थे सबसे पहले। जो पाषाण काल के लोग थे, जो पूरा पाषाण काल के लोग थे, वो शिकार किया करते। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन भी थे। वो मनोरंजन का साधन भी थे। जैसे 4 लोग निकल गए, कोई एक शिकार हमारे सामने से आया, तो अब कैसे उस शिकार तक पहुँचना है, कैसे उसको हम अप्लाई करेंगे, सब घेर के उसको पकड़ लेना है क्या, ये मनोरंजन खेल भी था। क्योंकि वो बहुत फुर्तीले होते थे, भागते बहुत तेज़ थे, तो उनको पकड़ने में उनको मज़ा आता था। तो वो एक खेल, इसको खेल भी समझते थे, समझ लीजिए एक खेल की तरह भी इसको देखते थे कि कैसे करना है। ठीक है। उसके बाद आग का जो आविष्कार हुआ था वो पूरा पाषाण काल में ही हो गया था। पूरा पाषाण काल में जब आप देखेंगे तो आग का खोज हो चुका था। और पहिए की खोज जो है वो नवपाषाण काल में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आग का खोज कब हुआ है, तो आपको बताना है पूरा पाषाण काल में। और पहिए का खोज आपको बताना है नवपाषाण काल में। याद रखना है कि हाँ, पहिए का खोज नवपाषाण काल में हुआ। जब भी क्वेश्चन पूछेगा वो यहीं से पूछेगा। पूरा पाषाणिक पुरास्तर कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले। जो कुरनूल गुफा है वो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाणिक पुरास्थल है कुरनूल गुफा। वहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। राख आप देखेंगे इसका मतलब क्या है कि आग जली होगी और राख वहाँ पे देखा, अगर इकट्ठा कहीं एक जगह पे से जलाया गया, तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ बनाया भी गया, या उसमें कुछ पकाया वकाया होगा उसको वहाँ पे जा करके। ठीक है, वहाँ पे कुछ बनाया हुआ होगा, इसलिए वो उसकी जानकारी वहाँ पे हमें मिल जाती है। ठीक है। अब इसको जरा देखो, कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000 वर्ष पहले, मैंने आपको पहले बता दिया है। बसने की प्रक्रिया का आरंभ 12,000 वर्ष पहले शुरू हुआ है। जो बसने की प्रक्रिया थी, जब लोग बसना शुरू हुए हैं, यानी मध्य पाषाण काल से लोग बसना चालू कर दिए। मध्य पाषाण काल से लोग बसना चालू, तो ये 12,000 वर्ष पहले मतलब मध्य पाषाण काल से उन्होंने देखा है। फिर नव पाषाण काल का आरंभ 10,000 वर्ष पहले शुरू हुआ है। आज से 10,000 साल पहले नव पाषाण काल शुरू हुआ। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 वर्ष पहले शुरू हुआ। अब ये 10 है, ये 8 है, तो मेहरगढ़ एक जगह है जहाँ पे वहाँ पे कुछ बस्तियाँ पाई गई हैं। तो ऐसा लगता है कि वो 8,000 वर्ष पहले की बस्तियाँ हैं वो। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई। पहले मनुष्य स्थायी नहीं था, वो अस्थायी था। पहले एक जगह पे जाता था, वो ज़मीन को साफ़ करता था, वहाँ पे कृषि करता था। कृषि करने के बाद जब वो उपजाऊ कम होती थी तो वहाँ से हट करके वो नई ज़मीन की तलाश में आगे बढ़ जाता था। खाना बदोश टाइप के लोग हुआ करते थे और अपना काम इस तरह से करते थे। लेकिन जब ये नवपाषाण काल में आएंगे तो अपना एक घर बनाएंगे और स्थायी जीवन जीने के लिए वो लालायित हो जाएंगे और काम करना शुरू कर देंगे। तो मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालना शुरू किया। यानी नवपाषाण के लोग जो थे सबसे पहले कुत्ता वो पाले थे। और मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। जो धातु उन्होंने इस्तेमाल किया तांबा का, क्योंकि ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट थी, उनको आगे ले जाने के लिए जो धातु का इस्तेमाल करते थे। उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी मिला कहाँ है? अतिरम्पक्कम में मिला है ये जो कुल्हाड़ी। सबसे पहला उन्होंने कुल्हाड़ी बनाया था, तांबे का बनाया था। ठीक है।
उनके द्वारा बनाया जो औजार बना था वो तांबे का नहीं पता, लेकिन हाँ बस ये पता है कि औजार जो मिला था कुल्हाड़ी था, और जो ये मिला था वो अतिरम्पक्कम में मिला था। ये आपको इसे याद रखना पड़ेगा, ये अतिरम्पक्कम में मिला था। कृष्ण का आविष्कार लगभग 8000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ था। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। जो ये प्रागैतिहासिक अन्न था, अब प्रागैतिहासिक काल को समझ में आ रहा है, किसको बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस तरह की बातें। तो अन्न उत्पादक, वहाँ पे जो हम अन्न उत्पादक स्थल देखते हैं वो मेहरगढ़ देखते हैं, और मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में है, ये बोलन नदी वहाँ पर बहती है, बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ, जिसको हम पहली फसल कहते हैं, एवं जौ थी। गेहूँ और जौ दो ऐसे फसल थे जिनको वहाँ पे अपनाया गया था। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। जो मानव ने सबसे पहले फसल को यूज़ किया था वो चावल का यूज़ किया था, अनाज का यूज़ किया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था, लेकिन जो जिसकी कृषि किया था वो गेहूँ और जौ थी। ठीक है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोलडीहवा उत्तर प्रदेश का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। कहाँ पे? आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए बकरी को कहाँ दफनाया गया है, तो आप बताना मेहरगढ़ में। और यही मेहरगढ़ है जहाँ पे बस्ती का आरंभ होने का आपको साक्ष्य मिलता है, लगभग 8000 साल पहले। ठीक है, इस तरह से। और यही मेहरगढ़ है ना जहाँ से आपको जो ये बेलनगढ़ की बोलन नदी है ना, उसके किनारे है, अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान में है ये। ठीक है। और अगर आपसे पूछा कृषि के लिए सबसे पहले जो फसल अपनाया गया था कृषि के लिए, वो गेहूँ और जौ थी, और जो मानव ने सर्वप्रथम यूज़ किया था वो चावल था। और इस चावल का साक्ष्य कहाँ मिला था? मेहरगढ़ से मिला था। यानी मेहरगढ़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट है, जो इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा उसको। मेहरगढ़ में जो कब्र मिला है उसके मृतक तो दफनाएगा, उसके साथ बकरी भी दफना दिया गया। उनको लगता था कि शायद जाएगा तो ये भगवान के पास, तो वहाँ पे उनको खाने कमी हो सकती है, तो उनको पहले से दे दिया। ठीक है, ये सब चीज़ें तो वो रखते हैं, सब चीज़ें अपने पास में, उनको रखवा दिया जाता है कि भाई इनकी मृत्यु के बाद भी वो चीज़ें ताकि यूज करते रहें। उसके बाद देखिए, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार इस फटिक यानी पत्थर के बने हुए थे। सबसे पहले जो पूर्व प्रस्तर युग यानी पाषाण युग से पहले के जो पत्थर से बने थे साहिब, रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, आपको ये वाला देखना है, इसको ऐसे करते हैं आप। ठीक है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के, यहाँ से ये वाला रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में, आप याद करो इसको, 1863 आप ये लिखो ना, रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे ऐसे लेकर के, फिर 1863 में उन्होंने पुरा पाषाणकालीन औजार की खोज की थी। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरा पाषाण कलाकृति की खोज की थी। जब आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम भारतीय पुरा पाषाण कलाकृति की खोज कहाँ पे हुई है, आपको बताना है पल्लावरम में। और इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कब की थी? 1863 में। इस तरह बताना है आपको। ठीक है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई। 63 में खोज कर दी पुरा पाषाण कलाकृति खोजी रॉबर्ट फुट। 67 में C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। लघु माइक्रोलिथ्स उन्होंने खोजा। कौन? C.L. कार्लाइल ने। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगे थे। जब मध्य पाषाण काल आया था, हमने पढ़ा था मध्य पाषाण काल जो 12,000 से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व की कहानी बताता है, वो मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगते हैं। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ था। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ जो है ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ था। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। अभी हम INV में आ गए, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ना शुरू कर दिए। असम का श्वेतभ्रू गिबन
यानी असम में जब आप जाओगे तो वहाँ पे एक श्वेत भ्रू गिबन पाया जाता है, जो पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि, मानव की तरह का कपि है, बंदर है वहाँ पर, श्वेत भ्रू गिबन। ऐसा लगता है कि वो भी बहुत पुरानी कहानी बयां करता है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। आपसे पूछेगा जोरवे संस्कृति या इनाम गांव या ताम्रपाषाण युग एक बस्ती के बारे में। ताम्रपाषाण युग इनाम गांव है। ताम्रपाषाण तो इनाम गांव जोरवे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह आपको बताना कि जोरवे संस्कृति से इनाम गांव जुड़ा हुआ है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। भारत में जो शिवालिक की पहाड़ी है ना, वहाँ जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। अभी हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये जीवाश्म कहानी और उभर के सामने आएगी। वर्ष 1867-68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। कार्लाइल 2 बार नाम आपको समझ में आ जाएगा। एक बार CL कार्लाइल थे, जिन्होंने माइक्रोलिथ की खोज की थी, बिंदु क्षेत्र में की थी। अभी आर्कीबोल्ड कार्लाइल है, जो 1867 और 68 में पहली बार शैल चित्रों की खोज कर रहे हैं। भीमबेटका, आपको पता है भीमबेटका भी बोल देते हैं। भीमबेटका गुफा जो है पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल, जो भीमबेटका नाम सुनते हैं ना, वो पूरा पाषाणिक स्थल है। इस तरह के पूरा पाषाणिक स्थल है। कहाँ चला गया? भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म, भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित कर दिया, क्योंकि ये यहाँ से बहुत सारी जानकारी मिलती है, इसलिए उसको राष्ट्रीय महत्व घोषित करते 1990 में। किसको कर दिया था? भीमबेटका को। इसके बाद जुलाई 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ये जो लाइन आ रही है आपके सामने, ये वाली लाइन पूरी मान लीजिए आप, ये इसको मैं फिर से पढ़ता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भीमबेटका के बारे में। सबसे पहले आपको बताना है कि भीमबेटका कौन सा पूरा स्थल है। आपको बताना पूरा पाषाणिक है, ये पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। ठीक है, इस भीमबेटका में है क्या? यहाँ शैलचित्र और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। ये आदिमानव ने बनाया था इसको। ठीक है, और ये जो है ना पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है कि पूरा पाषाण काल से लेकर के मध्य पाषाण काल के बीच में ये भीमबेटका लिखा गया था। ठीक है, ये भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह, सबसे प्राचीनतम चिन्ह आपको भीमबेटका मिलने वाले हैं। अब भीमबेटका है कहाँ? ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। इसकी खोज किसने की थी? श्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। 1957-58 में किया था। आज़ादी के बाद किया था भीमबेटका खोज हुई थी। जो पता ये आज़ाद ही नहीं हुए थे, हमको नहीं पता था हमारे पास कि दुनिया के सबसे पुरानी जो शैल चित्र हैं, जो शैलाश्रय हैं, वो हमारे पास हैं। हमें पता ही नहीं था। जब आज़ाद हुए देश तब हम जान पाए कि अच्छा ये भी हमारे पास था। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने खोज किया था। भीमबेटका क्षेत्र को जो पुरातत्व सर्वेक्षण जो मंडल था भोपाल का, उन्होंने क्या किया 1990 में राष्ट्रीय महत्व बता दिया कि भीमबेटका राष्ट्रीय महत्व का है, जिसे जुलाई 2003 में यूनेस्को ने क्या कर दिया है कि विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है। भारत में यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए मैंने आपको इसको बताया है। आप बार बार इसको ध्यान से देखिए और आपके लिए ये बहुत काम की चीज़ हो जाएगी। भारत में मनुष्य से संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला। जो मनुष्य से संबंधित सबसे पहला प्रमाण मिला वो नर्मदा घाटी में मिला। क्वेश्चन ऐसे पूछता है वहाँ पे। हम जब PYQ लेकर के आपके लिए आएंगे थोड़ा सा बताने के लिए, हम 40 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, सब GS और GK का भी लेकर के आएंगे, तब आपको दिखेगा कि अच्छा मैं जो पढ़ा रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा ये चीज़, आप पढ़ते रहिए। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया था। रिजले ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था? जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया था उन्होंने। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, उसको पढ़ते हैं। ये जो C14 है ना,
रेडियो कार्बन बोलते हैं उसको। ये विश्लेषण की पद्धति नवीन पद्धति है विश्लेषण की। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। त्रिभुज के आकार में ऐसे या ऐसे इस तरह का इसका आकार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके लिए। अब कौन सी इसकी सही है? 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है सिंधु सभ्यता के बारे में। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 यानी C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लिवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। आपको सिर्फ ये देखना C14 की खोज कब हुई है, तो किसने किया? V.F. लिवी ने किया, 1946 में किया था। 1946 में V.F. लिवी ने C14 खोजा था, जिसके माध्यम से बताया था कि जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी कम होगी वो उतना पुरानी होगी, क्योंकि डिकी होता रहता है ना कार्बन की मात्रा हड्डियों से। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो ये सिंधु सभ्यता की खोज है 1921 में किसने किया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। हमें बोला ना आद्य इतिहास में, पहले बता दिया था आपको कि आद्य इतिहास में इंडस वैली सिविलाइजेशन को रखते हैं हम। तो सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। जब हम भी बात करेंगे कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो किस कैटेगरी के थे, जो उनका निवासी वो कौन थे, तो द्रविड़ लोग थे और भूमध्य सागरीय लोग थे। ठीक है, ये जो भूमध्य सागरीय थोड़ा सा जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या बात कहा जा रहा है। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 में, ये सर जॉन मार्शल के बारे में क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है, आपको इनके बारे में याद रखना है कि ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। 1924 में उन्होंने क्या किया था? सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। यानी 1924 से पहले दुनिया को नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे कोई सभ्यता हमारे भारत में एग्जिस्ट करती है, हमें पता ही नहीं था। 1924 से पहले नहीं पता था, लेकिन इसके बाद हमें पता चल गया क्योंकि सर जॉन मार्शल ने इसकी विधिवत घोषणा कर दी थी कि भाई ऐसा ऐसा है यहाँ पे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दाश्क नदी के किनारे स्थित सुतका गंडोर है। जब पश्चिम में जाएंगे यानी इस साइड में जब हम जाएंगे पश्चिम में तो वहाँ सुतका गंडोर मिलेगा। सुतका गंडोर कहाँ? बलूचिस्तान में है। और वहाँ किस नदी किनारे पे सुतका गंडोर है? वहाँ दाश्क नदी बहती है। तो दाश्क नदी के किनारे सुतका गंडोर जो बलूचिस्तान में है। जब पूर्वी स्थल पे आप जाएंगे तो हिंडन नदी आप देखेंगे जो यूपी में बहती है। और ये आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में बहती है। जिला मेरठ है उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर आप जाओगे देखोगे आलमगीरपुर जगह है, वहाँ पे हिंडन नदी वहाँ किनारे बहती है। तो वहाँ पे है सुतका दाश्क नदी सुतका गंडोर और हिंडन नदी आलमगीरपुर यानी मेरठ भी कह सकते हो आप। और उत्तरी जो पूरा स्थल है यानी उत्तर नॉर्थ में वहाँ बहती है चिनाब नदी बहती है। और उसके निकट अखनूर के निकट मांदा जिला है जम्मू कश्मीर मांदा। और दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा? गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। ठीक है, दाइमाबाद, ये दाइमाबाद है कौन सी नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के। आपसे क्वेश्चन आप देखिए जो सुतका गंडोर है ये पश्चिम में है और दास नदी के किनारे बहती है। ठीक है, जो मांदा है ये आपका उत्तर में है और जो चिनाब नदी के किनारे है। ठीक है, और जो सुतका गंडोर है ये दास नदी किनारे है और सबसे पश्चिम में है। और हिंडन नदी आलमगीरपुर सबसे पूरब में है। आपको दाइमाबाद दक्षिण में जाओगे जब आप गोदावरी नदी के तट पर आपको ये दाइमाबाद मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये समझना है। और एक इम्पॉर्टेंट आपके पास फैक्ट जाने वाला है, सुनिए। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। नगर इसके बाद ग्रामीण आएगा, जैसे वैदिक एज आएगा जब ना तो वो हमारे पास ग्रामीण सभ्यता है। लेकिन ये वाली सभ्यता हमारी कौन सी है? नगरीय सभ्यता है। शायद तो ये वाली बहुत इम्पोर्टेंट है ना। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी।
सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई। आपसे पूछा जाएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन से नगर ऐसे जो सबसे बड़े हैं, तो केवल 6 स्थल आपको मिलेंगे। पहला मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन। इस तरह से आपको 6 मिलेंगे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन। ये जो धौलावीरा है ना, ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। अब आपको पता होना चाहिए कि अभी हमने भीमबेटका को देखा था कि भीमबेटका को 2003 में मिला था यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में वहाँ मान्यता मिली थी। इस बार 2021 में मैं देख रहा हूँ, या हम लोग देख रहे हैं कि विश्व विरासत स्थल में रखा गया है यूनेस्को 2021 में, कि उसको धौलावीरा को रखा है। तो भीमबेटका को जो एमपी के रायगढ़ ज़िले में है वहाँ पे, और ये धौलावीरा है, ये 2021 में इसको विश्व विरासत स्थल की सूची में रखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ना, जो सबसे ज़्यादा हमें स्थल मिले हैं वो कहाँ पे मिले? गुजरात पे खोजे गए। ठीक, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी किनारे है, जो हरियाणा के हिसार ज़िला में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की है। सूरज भान ने 1963 में राखीगढ़ी यानी घग्गर नदी के किनारे खोज की साइट की, जो हरियाणा में स्थित है। ये भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ये क्वेश्चन आता है भाई कि सिंधु सभ्यता में बंदरगाह कौन था, आपको ये बताना पड़ेगा बंदरगाह कौन था। तो ये लोथल था और ये सुतकोतदा था, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। जुता हुआ खेत मिला है वहाँ पे, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है, कालीबंगन से प्राप्त होता है। ठीक है, अब एक बार इस वाले फैक्ट पढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति। हड़प्पा एक प्रमुख स्थल है, ये रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा है, और ये कहाँ पे? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल ज़िला, ये पाकिस्तान में, इसका मतलब सीधा समझो आप। हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में, रावी नदी किनारे है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर है, आपको बताना रावी। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। बस इतना आप 1921 याद रखिए बस। ये माधव स्वरूप वर्ष 1926 और व्हीलर 1940। आप इसको ना भी याद करोगे तब भी कोई चलेगा, लेकिन दयाराम साहनी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। ठीक, ये भी पाकिस्तान में है। जो सिंध प्रांत पाकिस्तान का, लरकाना ज़िला वहाँ पे। इसको राखाल दास बनर्जी ने 1922 में खोजे थे। मैके 1927 और व्हीलर 1930, ये भी उन्होंने साथ दिया था। चन्हुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत पाकिस्तान, नवाब शाह ज़िला है। मैके ने खोज किया था 1925 में, और NG मजूमदार 1931 में, दोनों साथ में काम किए थे। कालीबंगन घग्गर नदी किनारे, जो कालीबंगन साइट है वो घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर कहाँ पे आपको पता है? हरियाणा में। अभी हमने कुछ देर पहले एक साइट पढ़ा था घग्गर नदी किनारे, जिसका नाम राखीगढ़ी था, और भारत में सबसे बड़ा स्थल था वही इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो उसी घग्गर नदी के किनारे कालीबंगन मिलता है, जहाँ पे जुते हुए खेत भी मिले हैं आपको, और वहाँ पे आपको नक्काशीदार ईंट मिले हैं। तो ये कालीबंगन है। राजस्थान का हनुमानगढ़ी ज़िला है, ये राजस्थान में मिलता है। ये कालीबंगन जो है हरियाणा में नहीं है, घग्गर हरियाणा में था, जहाँ पे आपको राखीगढ़ी मिला था। तो कालीबंगन जो घग्गर नदी किनारे, घग्गर नदी बहती भी है। तो राजस्थान का हनुमानगढ़ ज़िला, वहाँ पे एक अमलानंद घोष थे, 1951 में इनकी खोज किया था।
बी लाल एवं बी के थापर 1961 उन्होंने आगे बढ़ाए थे। रंगपुर मादर नदी है, मादर नदी वहाँ पे उसके किनारे ये गुजरात में के काठियावाड़ ज़िला है, वहाँ पे मादर नदी बहती है और रंगपुर प्रमुख स्थल है। रंगनाथ राव ने इसको खोज किया था 1953 और 54 में। ठीक। रोपड़ की बात करिए तो सतलज नदी किनारे रोपड़ है, पंजाब का रोपड़ जिला आपको पता है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसको खोज किया था 1953 और 56 के बीच में। लोथल भगवा नदी किनारे गुजरात का अहमदाबाद जिला। भगवा नदी कहाँ पे है? गुजरात का अहमदाबाद जिले में भगवा है, जहाँ से लोथल स्थल प्राप्त होता है जो रंगनाथ राव ने किया था। फिर हिंडन आपको पता है जो भी पढ़ा था कि ये सबसे दक्षिणी पूर्वी किनारा था ये हिंडन नदी, आलमगीरपुर में है। आलमगीरपुर कहाँ में है? किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की तो 1958 में किया था। और सुतका गिंडोर जो है दाश्त नदी पाकिस्तान के मरकान में समुद्र तट के किनारे है। ऑरल स्टाइन ने इसकी खोज की थी 1927 में। बनमाली रंगोई नदी किनारे अवस्थित है। बनमाली रंगोई हरियाणा का हिसार ज़िला है। अभी रंगोई है, बनमाली है। धौलावीरा लूनी नदी किनारे है, गुजरात के कच्छ जिला खादिर बेट द्वीप पर स्थित है धौलावीरा। ये कहाँ पे? गुजरात में धौलावीरा है। ठीक है, ये आपको याद रखना धौलावीरा। आपको पता है ये पहली साइट है धौलावीरा जिसको ये क्या मिला है, इसको यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची में रखा गया, 2021 में रखा गया था। 2021 में ये पहली साइट है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको रखा गया है IVC में, धौलावीरा को। ठीक, गुजरात के कच्छ जिला में। JP जोशी ने 1967, 1968, रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 और 91। उसके बाद आते हैं सोतकाह, शादीकौर दक्षिण बलूचिस्तान में है। सोतकाह जो है शादीकौर एक नदी है, उसके किनारे बहती है और दक्षिण बलूचिस्तान में है। जॉर्ज डिल्स ने इसकी खोज की थी 1962 में। ठीक है, अब इसके कुछ और फैक्ट्स हैं, जरा वो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं उस फैक्ट को पढ़ने के लिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ही है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार, मोहनजोदड़ो में जो सबसे महत्वपूर्ण साइट्स है वो स्नानागार ही है। संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। यदि ऐसा माना जाए तो ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, वो स्नानागार है। कौन से? मोहनजोदड़ो की, जिसके मध्य स्थित है स्नान कुंड। 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है एवं 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नान कुंड में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अग्निकुंड यज्ञवेदी लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। ये कालीबंगन और ये लोथल, आपको पता है लोथल क्या है? एक बंदरगाह भी था। कालीबंगन से आपको चूड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं, जुते हुए खेत मिले थे आपको पता होना चाहिए। और ये नक्काशीदार ईंट भी कालीबंगन से मिला था। ऐसे आप जो पिछले पढ़ चुके हैं ना, आप थोड़ा सा याद भी करते चलिए उस चीज़ों को। ठीक है, लोथल क्या है? लोथल तो आपको पता है कि ये सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था ना, मैं बताया था आपको, आप याद करने की कोशिश करिए। तो यज्ञकुंड अग्निकुंड जो जिसको यज्ञवेदी कहते हैं, लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त है। लोथल और कालीबंगन से आपको अग्निकुंड मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। पशुपतिनाथ 3 मुख वाले देवता कहाँ से मिला आपको? मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक, उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। ये देखो चारों ओर जो है ना, उसके जो पशुपतिनाथ हैं, जो 3 मुख वाले देवता हैं, यहाँ पे हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंगन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्होदड़ो में मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्होदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि जो है ना, भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी।
लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी? सुमेरिया की सभ्यता थी, जहाँ पर लेखन कला भी था उनके उनके पास, और वो थी सुमेरिया की सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। मतलब कि ऐसे एक रोड आ रही है, दूसरी रोड ऐसे जा रही है, ग्रिड बन रहा था पूरा, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी आयताकार बनता था वो। घरों के दरवाजे और खिड़कियां जो थी ना, सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों में के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते। लोथल बंदरगाह भी था। जैसे मान लीजिए ये हमारा मुख्य सड़क जा रही है ऐसे करके ना, ऐसे, तो ऐसे घर यहाँ पे एक है, तो उनका दरवाज़ा यहाँ नहीं होता था आज की तरह से, दरवाज़ा पीछे खुलता था, यहाँ होता दरवाज़ा। ये ऐसे इस रोड से आकर के ऐसे जाते थे अपने घर। क्यों? हो सकता था ये रोड है, बच्चे रोड में न चले जाएं, हो सकता है इसके चक्कर में ऐसा करते थे। यह हो सकता है कि राहगीर है, कोई चोरी चमारी न कर ले, कोई जा रहा है रुक करके डाका वाका डाल दे, इससे बचने के लिए ऐसा करते थे। लेकिन लोथल में जब आप जाओगे तो बंदरगाह, ये बंदरगाह नगर था, लेकिन यहाँ पर जो दरवाज़ा था वो रोड पर ही था, इधर था, जैसे ये रोड जा रहा है इधर ही था, ऐसा घर यहाँ बना हुआ था इस तरह का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में जो मुख्य फसल थी वो गेहूँ और जौ थी, और यही गेहूँ और जौ सबसे पहले कृषि उत्पाद के रूप में दिखा था आपको, गेहूँ और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूँ और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिलता है। बनमाली आपको पता है, ये रंगोली हिसार ज़िला में जो है वहाँ पे, इसकी खोज आपको पता है रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। बनमाली, यहाँ से मिट्टी से बने हल का साक्ष्य मिलता है बनमाली से। और जुते हुए खेत कहाँ से मिला था आपको? कालीबंगन से। और बनवाली से मिट्टी से बने हल मिलता है। मिट्टी के हल मतलब बच्चे खेलने के लिए ऐसा बनाते हैं ना, तो वो उस वक्त का समाज दिखाता है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। जो रंगपुर है, जो लोथल है, यहाँ से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही मिला है। जो चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से ही मिला है। लोथल कितना इंपॉर्टेंट देखिए, लोथल से चावल मिल रहे हैं, प्रथम साक्ष्य मिलता है। और लोथल से जो है मिट्टी नहीं, यहाँ ये बनवाली से मिला है। लोथल तो ये ना वो पूरा स्थल है, और चावल के दाने लोथल से मिले, प्रथम साक्ष्य लोथल से मिले। ठीक है, उसके बाद सुत कोतदा, कालीबंगन और एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिलते हैं। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में घोड़े के अस्थि पंजर मिलते हैं। इससे समझ में आता है कि घोड़े का इस्तेमाल तो नहीं पता, लेकिन हाँ वो जानते ज़रूर थे, या पता नहीं उनका मतलब वहाँ तक पहुँचता था, घोड़े तक पहुँचता या नहीं था इसको नहीं पता, लेकिन हाँ घोड़े के अस्थि पंजर जरूर मिले कालीबंगन से, लोथल से और सुतकोतदा से। हाँ, और तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में, जो आज भी 16 के अनुपात में मापी जाती है, तब भी 16 के अनुपात में से बोलते हैं 16 आने सत्य, 16 आने, तो भारत में सरल माना जाता था आने को, तो 16, तो वहाँ पे मापन की इकाई 16 रखा गया था, 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहिया वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। जो सैंधव सभ्यता के लोग थे ना, वो यातायात के 2 पहिया इस्तेमाल करते थे, 4 पहिया बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। ठीक है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। जो मेलुहा लिखा हुआ है ना, वह सिंधु सभ्यता से ही है। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। जो वणिक वर्ग थे ना, उनके हाथों में था ये। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिग्गट ने कहा है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, आप जब भी देखोगे तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के साथ देखोगे तो आप समझ सकते हो कि अच्छा ठीक है, इसको जो है पिग्गट ने बोला कि एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। जो धरती की पूजा करते थे वो मानते थे कि उर्वरता की देवी है।
वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। वृक्ष की पूजा होती थी और शिव की पूजा भी वहाँ मिलती है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता के दिन है। स्वास्तिक चिन्ह ऐसे बनता है ना, ऐसे 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 फिर ऐसे करके, ऐसे जो बनते चारों तरफ से, वो स्वास्तिक चिन्ह है वो, ठीक। और सिंधु घाटी नगरों स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा के देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सूर्य की उपासना सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, ठीक। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सैंधववासी जो है सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ये कितना इम्पोर्टेंट है, तलवार जानते नहीं थे वो। कालीबंगन एक मात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर समान लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कौन सा? वो कालीबंगन था जहाँ चूड़ियाँ मिली थी, जीते हुए खेत मिले थे। आपको वो कालीबंगन की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो कालीबंगन एक मात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा भी के प्रमाण में मिलते हैं। यहाँ हड़प्पा से पहले जो है ना, कालीबंगन में लगता है कि उससे पहले भी खेत जोते गए थे और अग्नि पूजा की जो प्रथा थी वो आपको कालीबंगन से मिलती है। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। वहाँ पर्दा प्रथा भी थी और वैश्यावृत्ति भी थी सिंधु सभ्यता में। शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों प्रथाएं थी, जो गाड़ते भी थे और जलाते भी थे। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। जब हड़प्पा में आप जाओगे तो वहाँ शव को दफना दिया गया था। जब आप मोहनजोदड़ो में जाओगे तो वहाँ जलाने की प्रथा थी, वो जलाते थे वो। तो आज जो भारत में इस्तेमाल किया जाता है वो मोहनजोदड़ो की सभ्यता का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हड़प्पा में दफनाते थे, ये भी इस्तेमाल किया जाता है। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली। लोथल भी और कालीबंगा में जो आप देखोगे तो वहाँ युग्म समाधियाँ मिली, एक साथ कई लोगों को वहाँ दफनाया जाता था। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। ऐसा लगता है कि वो पता तो किसी को नहीं है, ऐसा लगता है कि वहाँ बाढ़ ही आ जा रहा होगा जिसकी वजह से संभवतः जो सभ्यता पूरी तरीके से ढह गई। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। टेराकोटा किसको बोलते हैं? आग में पकी मिट्टी को बोला जाता है, ठीक। इस प्रकार से हमने सिंधु सभ्यता का पूरा पढ़ा। अब हम उसके आगे पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। ये और इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा हमने जानकारी ले लिया पहले जब हम ऐतिहासिक काल पढ़ रहे थे वहाँ से, तो उसकी जानकारी वहाँ पहले से हो चुकी है। थोड़ा सा आप देखते हैं। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में बांटा जाता है। एक ऋग्वैदिक काल जिसको 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में, दूसरा उत्तर वैदिक काल जिसको 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व में किया जाता है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना है। आप जितना मैं बोल रहा हूँ आप एक ही चीज़ ध्यान से सुनिएगा। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। जो आर्यों ने, अब ये आर्य भारत में नहीं, भारत के नहीं थे ये, मैक्स मूलर कहता है ये मध्य एशिया के थे ये, और सबसे पंजाब और अफ़गानिस्तान बसे थे ये आकर के, ये भी आपको याद रखना है। और आज का पंजाब जो दिखता है यूपी वो नहीं है, ये पाकिस्तान का पंजाब है, वहाँ पे बसे थे ये, और अफ़गानिस्तान बसे थे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। जो आर्यों ने सभ्यता निर्मित की थी उस सभ्यता का नाम था वैदिक सभ्यता। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अब ये ग्रामीण, तभी आपने देखा था कि हड़प्पन सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े वैदिक काल में वो तुरंत कौन सी हो गई? ग्रामीण हो गई, ठीक है। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। जो आर्य शब्द पूरा भाषा समूह है, ये कोई ऐसा नहीं कोई एक था, उनकी एक भाषा ही थी, वो संस्कृत भाषा थी, उसी में बात करते थे वो। तो आर्यों की भाषा संस्कृत हुआ करती थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में
बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो वैदिक काल की जो इकाई थी वो किस तरह से थी। सबसे पहले कुल आते थे, फिर ग्राम आते थे। कुल है छोटा सा, जिसको परिवार भी बोल दिया करते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद ग्राम आता है, आपको पता है जो गांव होता है। गांव के बाद विश आता है। विश आप इस तरह समझ सकते हैं जिले की बात की जा रही है, या आप कह सकते हैं उप जिले की बात की जा रही है। और जन आता है जिले की बात, और राष्ट्र आता है पूरे राष्ट्र की बात, ठीक है। तो इस तरह से तो एक परिवार की बात कर सकते हैं आप कुल, फिर ग्राम जिसमें वो रहते थे, फिर जिस विश्व में रहते थे, फिर जन में रहते थे, फिर राष्ट्र में रहते थे। ये क्रम है, कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। इसको आप याद करिए, ये क्वेश्चन आएगा, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। जो ग्राम का मुखिया होता है वो ग्रामीणी कहलाता था, जो विश्व का प्रधान और विश्वपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे, ठीक। ये आपको याद रखना पड़ेगा, और आपके क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, पक्का बनेंगे क्वेश्चन, अगर बनेंगे तो इससे बनेंगे ये। उसके बाद देखते हैं राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। जो पुरोहित थे, वो जो सेनानी थे, वो राज्य अधिकारियों में प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। आपको पता है जो सबसे ज़्यादा नाम सुनते हैं, वशिष्ठ सुनते या विश्वामित्र सुनते हैं? विश्वामित्र का नाम सुनते हैं आप। तो जिसका नाम सुने, क्योंकि वो उदारवादी होते इसलिए उनका नाम सुनते हैं आप। तो याद रखने के लिए आप समझ सकते हो किसका नाम बार बार सुनो। जो लोग अच्छा होते हैं उनका नाम सुनते हैं, जो बुरा होते हैं उनको लोग भूल जाते हैं। तो विश्वामित्र उदारवादी थे, पुरोहित थे, और वशिष्ठ जो रूढ़िवादी थे। सूत, रथकार व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। ये नाम आता है, सूत जो रत्नाकार व कम्मादी किस अधिकारी किसे कहे जाते, तो रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। रत्नी जो है लगभग 12 अधिकारी हुआ करते थे, जो राजा की सहायता करते थे, जैसे आज मंत्रिमंडल है ना, इस तरह। तो उस वक्त रत्नी कहते हैं। अगर आप ऐसे सोच सकते हो कि मान लो पूछ लिया कि जो आधुनिक मंत्रिमंडल की तरह, ऐसा बताओ कि उसका नाम क्या था जो वैदिक एज में उसको यूज करते थे, तो आप रत्नी बोलोगे उसको। तो रत्नी में सूत भी थे, रत्नाकार थे, रथाकार थे, ठीक है। उसके बाद कम्मादी थे। इस ऐसे जो अधिकारी थे उनको रत्नी कह जाते। इनकी संख्या राजा का शायद 12 हुआ करते। पूरब किसको बोलते? दुर्गपति को बोलते। पूरब, दुर्गपति यानी दुर्ग बना दिया गया है जो रक्षा करने के लिए, उसका जो सेवक है, जिसका प्रधान है, उसको पूरब बोलते थे। और स्पष्ट किसको बोलते? जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे, स्पष्ट होते थे। यानी जो जनता की गतिविधियाँ देखते, जैसे आज के रॉ हैं, वो स्पष्ट कहलाते थे उस समय। इन रॉ की ताकि वो जानकारी देते रहे कि जनता में क्या चल रहा है, तो उसको बोलते थे, स्पष्ट बोलते थे। वाजपति कौन था? गोचर भूमि का अधिकारी होता था, वाजपति होता था, ठीक है। दिशा और उत्तर वैदिक शब्द राजा का नाम। जो पूर्व दिशा जिसको बोलते प्राची, उस वहाँ बोलते सम्राट बोलते थे। पश्चिम को समझने बोलते प्रतीची। ये क्वेश्चन आता है जब हिंदी पढ़ेंगे ना, तो वहाँ प्राची, प्रतीची, उदीची, ये क्वेश्चन आता है वहाँ पे। ये ध्यान रखना, कैसे आता है मैं बताऊँगा वहाँ पे। पश्चिम प्रतीची स्वराष्ट्र, उत्तर में उदीची विराट, मध्य को बोलेंगे राजा, दक्षिण दिशा भोज। ये सब यहाँ पे है, ठीक। उग्र किसको बोलते हैं? उग्र बोलते अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, उग्र। भागदुह, राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी। ये भागदुह क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी ने पूछा था कि भागदुह किससे संबंधित है। आपको बताना, राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। जो ऋग्वेद है ना, किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता आपको ऋग्वेद में। कोई न्यायाधिकारी नहीं है ऋग्वेद में। उसके बाद ही आपको जानकारी मिलेगी न्यायाधिकारी की। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता है। किसके अध्यक्ष को? सभा की अध्यक्ष को ईशान, समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकते थे। ये बात चल रही वैदिक काल की, याद रखिए कि वैदिक काल में जो स्त्रियां थी वो सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी, ठीक है। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है गायों की खोज। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुषणी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया है, जिनमें सुदास विजयी हुआ। 10 राग युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध, 7वें मंडल, ऋग्वेद का 7वां मंडल, वहाँ पे आपको इसकी जानकारी मिलती है। और ये परुषणी नदी ने रावी नदी के तट पर इसको लड़ा गया था। उसके बाद आप देखिए कि जो ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। आपको पता है वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था।
ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, महापुराणों की संख्या 18 है और वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग की वेद के अंग की संख्या 6 है। मैं आपको इसको पढ़ा चुका हूँ बहुत पहले ही, जरा सा अगर पहली वीडियो में आप जाएंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगा। ठीक है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। आपको पहले बता दिया था कि ये कुल थी और पितृ सत्तात्मक समाज था और सबसे छोटी इकाई कुल थी जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता है। पिता को कुलप कहा जाता है। जो मुखिया होता है वो कुलप बोलते थे। आपको पता है कि कुल के बाद कौन था? ग्राम था। ग्राम के बाद कौन था? विश था। विश के बाद जन था। उसके बाद राष्ट्र था। तो कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र, आप किस तरह से पढ़ना है उसको। तो कुल वहाँ पे था। कुलप इसके जो मुखिया तो कुलप थे, कुलप कहा जाता उस समय। अगर कुलप कह दिया इसका मतलब कि उस परिवार का मुखिया के बारे में बात की जा रही है। और अगर हम ग्राम में देखें, ग्रामड़ी अगर बोल दिया तो ग्राम के प्रधान की बात की जा रही है, ग्रामड़ी बोलते थे उसको। और अगर विशपति बोल दिया गया तो विश के प्रधान को और जन के शासक को राजन कहते थे। ठीक है, इस तरह से हमने पहले ही देखा था इसको। स्त्रियाँ इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेते। किस काल में? ऋग्वैदिक काल में देखती थी। बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। यहाँ कोई बाल विवाह नहीं था, कोई प्रदा प्रथा नहीं था, इस तरह। लेकिन यहाँ पे देखा था इंडस वाले सिविलाइजेशन में क्या देखा था? प्रदा प्रथा और वेश्यावृत्ति दोनों थी वहाँ पे। लेकिन यहाँ बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा नहीं है। वहाँ थी, यहाँ है। वहाँ थी, यहाँ नहीं है। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई इन देवर से विवाह कर सकती थी पुत्र की प्राप्ति के लिए। अगर कोई स्त्री है जिसने शादी की है और उसके पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है तो अपने, और या मान लीजिए उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो वो शादी कर सकती है। सती का कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं था अभी। स्त्रियाँ शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपा, मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसे विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। याज्ञवल्क्य के ऋषि थे तो गार्गी ने उनको चुनौती दे डाली थी कि आप आइए मुझसे वाद विवाद करिए। ठीक है। एक बार देखते हैं कि जो दर्शन है, प्रमुख दर्शन, उसके प्रवर्तक। चारवाक दर्शन आप जानते हैं। प्रवर्तक कौन है? चारवाक ही है। चारवाक एक इंसान था जिनने चारवाक दर्शन का प्रवर्तक है। और योग का किसने? पतंजलि। सांख्य कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक करणाद। 1 2 3 4 5 6 7 7 है। अब जब आप चारवाक को निकाल देंगे ना, चारवाक को अगर हटा देते हैं तो ये 6 मिल गया आपको। इसको बोलते हैं षड दर्शन बोलते हैं आप। षड दर्शन या खड़ दर्शन जो बोल रहे हैं आप, यही है 6। योग, सांख्य, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और वैशेषिक, ये बोलते हैं हम आपको षड दर्शन बोलेंगे। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। अमाजू बोलते थे किसको? जो जीवन भर महिलाएं ऐसी थी जो महिलाएं जीवन भर क्या करती थी? अविवाहित रहती थी जीवन भर, उनको बोलते थे अमाजू। ठीक। स्त्री अधिपत्य के साथ यहाँ पे स्त्रियाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। गार्गी जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला अमाजू। जीविका पार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। यानी ऐसा उपाध्याय जो वेद वेदांग पढ़ाता था लेकिन अपनी जीविका उपार्जन के लिए करता था ऐसा काम। बहुत सारे लोग अपने काम पैसे के लिए काम करते हैं तो वे उपाध्याय कहलाते थे। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, यानी दारू समझ सकते हो आज की भाषा में। जब वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। वास, अधिवास और उषडीश। अंदर पहनने वाले कपड़े यानी जिसको हम अंडरवियर कहते हैं वो नीवी कहा जाता था। ठीक है। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? संगीत, रथ दौड़। अब हमने जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे या उसके पहले हमने स्टोन एज पढ़ा था, वहाँ पर स्टोन एज में देखा था जो मनोरंजन साधन थे वो क्या? शिकार करना था, क्योंकि उनके पास यही सब चीज़ें थी तो शिकार करते थे वो। जो आर्य लोग थे ना उनका मनोरंजन साधन क्या थे? वो संगीत, और संगीत को अपने बनाते थे। रथ दौड़ करते थे, घुड़दौड़ एवं दूत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। वो पशुओं को पालते थे और कृषि कहते थे, उनका मुख्य व्यवसाय था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। जो यही कणाद हैं जिन्होंने वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है, जो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं वो महर्षि कणाद है। इन्होंने उसमें बताया कि परमाणु
कैसे इंसान की जो उत्पत्ति हुई है वो परमाणुओं से हुई है, उन्होंने उसमें जानकारी उसको दी है। ठीक है। श्राद्ध की प्रथा जो है पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की है। श्राद्ध, पहले श्राद्ध के बारे में नहीं था, लेकिन हाँ श्राद्ध जो सबसे पहले शुरू की है वो दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। यानी दत्तात्रेय ऋषि जो है उनकी मृत्यु हुई होगी तो उन्होंने उनके बेटे निमि ने श्राद्ध किया था। ये जानकारी, ये क्वेश्चन नहीं पूछ, लेकिन आपको जानना है थोड़ा सा ऐसे क्योंकि लिखा हुआ है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया था। जब उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो पक्की ईंट का, अभी तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वहाँ पे पक्की ईंट का यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो पक्की जो ईंट थी ना वो कौशाम्बी नगर में प्राप्त हुआ। पहला महाकाव्य दो हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है जय संहिता। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में, पहले ऋग वैदिक काल में गोत्र का नाम था ही नहीं। गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। दर्शन विचारधाराएं, रूढ़िवाद विचारधारा, इस संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते थे। इनके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। 6 उप संप्रदायों सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। आप उधर देखे थे ना जब हम बता रहे थे कि आपको 6 ऐसे हैं जो कहाँ से जगह पर देखते हैं, कहीं दिख जाए मुझे। अच्छा मैंने थोड़ा सा इसको पढ़ दिया, मुझे पढ़ना था, सॉरी मुझे ये वाला पढ़ना था, ये वाला, ये गाय के धन्य को, सॉरी सर। हालांकि वो भी है, ऐसा क्या है, मैं फिर से पढ़ दूंगा उसको। भारत जो हमने पढ़ा था कि महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है, तो गाय को अधन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। जो घोड़ा यहाँ प्रिय है आर्यों के लिए, लेकिन आपने हड़प्पा में घोड़ा का प्रिय नहीं देखा था, बस उनकी अस्थि पंजर आपने देखा था कालीबंगा से, सुतकोदता से आपने देखा था, बस केवल घोड़ा के बारे में। ठीक है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जबकि तांबा मनुष्य ने सबसे पहले यूज किया था, लेकिन यहाँ पे आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी से में प्राप्त होता है। 8वीं सदी में जब आओगे, 8वीं सदी में, तो लोहे का ज्ञान मिलता है भारतीयों को, ईसा पूर्व 8वीं सदी। ठीक है। व्यापार है तो दूर दूर तो जाने वाला व्यक्ति को पड़ी कहते हैं। पड़ी आपको पता है ना, जो व्यापार करता है उनको व्यापारी को बोलते हैं पड़ी। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली हुआ करती थी, पैसा उस समय नहीं था, तो पैसा आज मुद्रा लेन देन करते हैं ना, इस तरह वहाँ नहीं था, बस वस्तु विनिमय की प्रणाली थी वहाँ पे। ऋण देकर ब्याज देने वाले को विक नॉट यानी सूदखोर कहा जाता था। जो ऋण लेता था, अभी सूदखोर देते हैं, ऋण देते हैं और अब उससे पहले उसके बदले आपको ब्याज लेते हैं, तो उसको विक नॉट बोलते हैं। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। अग्नि की पूजा करते थे किसकी? अग्नि की पूजा कौन करता था? जो मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में। कि अग्नि की हम पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि ये मनुष्यों और देवता के बीच की कड़ी थी ये। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती है, जो अभी अब है नहीं। ऋग्वेद में गंगा का एक बार जिक्र मिलता है, जबकि सबसे पवित्र नदी गंगा ही मानी जाती है अभी तो, लेकिन उसका जिक्र आपको ऋग्वेद में सिर्फ एक बार मिलता है। यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार मिला हुआ है, आपको बताना चाहिए। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। यहाँ से उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। पहले जो ऋग्वैदिक काल में वहाँ पे इंद्र सबसे इम्पोर्टेंट थे, अब उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि जो विष्णु के 3 पगों की कल्पना है वो किस काल में हुआ? ऋग्वैदिक काल में हुआ है कि उत्तर वैदिक काल में हुआ? तो आप तुम्हें बताना उत्तर वैदिक काल में हुआ, या वैदिक काल बोल सकते हो, जो जिसमें दोनों आता है, तो वैदिक काल भी बोल सकते हो आप इसे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था, और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। ठीक।
हाँ दोस्तों, मैं आपको फिर से कहना चाह रहा हूँ कि आप तो इतना देर देख रहे हैं तो मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन बस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज़, और ताकि मैं और आपकी वीडियो आपके लिए और सारी वीडियो लेकर के आऊँ। और मैं बहुत जल्दी लाइव लेकर के आऊँगा, क्योंकि इसमें जो यूट्यूब्स के होते हैं कुछ नियम होते हैं, इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको थोड़ा सा बढ़ाएँ उस चीज़ों को। ऋग्वेदिक कालीन देवता संबंध क्या है देवता का? इंद्र क्या थे? युद्ध के नेता थे, वर्षा का देवता भी। पूछता है क्वेश्चन वो कि इंद्र किसके देवता थे? अब युद्ध का नेता थे ये, या वर्षा का देवता था ये। अग्नि कौन था देवता? या और मनुष्य के बीच के मध्यस्थ करते थे, ये मध्यस्थ माने जाते थे अग्नि। उसके वरुण कौन थे? पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता थे, सूर्य का देवता भी माना जाता है इनको। विश्व के नियामक व शासक थे, सत्य के प्रतीक वरुण थे। ऋतु परिवर्तन व दिन रात की करता थे वरुण। दव कौन था? वो आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता दव है। सोम क्या है? वनस्पति देवता है, सोम, इससे सोम रस में मिलता था, ये सोम देवता हो गए, वनस्पति देवता हो गए। उषा किसको बोलते थे? उषा कौन से देवता थे? वो प्रगति एवं उत्थान देवता थे। आश्विन कौन थे? विपत्तियों को हरने वाले देवता थे। पूषण पशुओं का देवता था। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता थे। मरुत आंधी तूफान का देवता था। ठीक है, मरुत जो है वो आंधी तूफान का देवता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। सीता किसको बोलते थे? हल रेखा को बोलते थे, और सिरा बोलते थे हल को। ठीक, उत्तर वैदिक काल में किसी ने बोला सिरा लेकर के तो हल लेकर के आओ, और किसी ने बोला सीता लेकर के आओ तो हल रेखा लेकर के, ऐसा समझ सकते हैं आप इसे। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। जो सांख्य दर्शन देखेंगे ना, सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है, और इसमें बोला गया कि जो इनकी जो मूल तत्व 25 है, और सबसे पहला तत्व उसमें कौन है? प्रकृति है। ठीक है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। इस मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि यज्ञ की जो तुलना है ना वो फूटी नाव, यानी यज्ञ मतलब फूटी नाव। आप सोचिए, वो यहाँ पे कहा गया मुंडकोपनिषद में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया। ईसा पूर्व दूसरी सदी में, ईसा पूर्व जब आप जाओगे दूसरी सदी में, क्या हुआ कि राजाओं के उपयुक्त यज्ञ विधि बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति रचना की गई। ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं की उपयुक्त यज्ञ विधि बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। ठीक है, गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। किसकी रचना की थी? गायत्री मंत्र की रचना की थी। ठीक है, श्राद्ध की प्रथा पहले दत्तात्रेय ऋषि ने बेटे निमि ने शुरू किया। आपको बता दिया, पहले ही बता दिया मैंने। कौशाम्बी था जो पक्की ईंट का, वहाँ पे जानकारी मिलती है। दो ही महाकाव्य महाभारत और रामायण है। महाभारत को सबसे पुराना, सबसे विश्व का सबसे बड़ा है। गोत्र उत्तर वैदिक काल में होता। हम दर्शन की बात करते हैं, दर्शन विचारधारा की बात, जिसको हमने पढ़ना था। रूढ़िवाद विचारधारा, इस संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों को प्रमाणिकता पर सवाल नहीं उठाते हैं। वे मानते हैं कि हाँ प्रमाणिक है। उनके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपा सर्वोच्च प्रकाशित धर्मग्रंथ है। 6 उप संप्रदायों सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत को षड दर्शन कहा जाता था। सांख्य विचारधारा सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ गिनना होता है। ठीक है, इस धाराओं के अनुसार बाह्य प्रभाव या कारक नहीं, बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। कोई बाह्य कारक नहीं, बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष को ले जाता है, जिसको सांख्य दर्शन बोलते हैं। ये सबसे प्राचीन विचार पद्धति है। ठीक है, आत्मज्ञान, ये विचारधारा कौन सी विचारधारा? सांख्य विचारधारा। द्वैतवाद में विश्वास रखती है, अर्थात आत्मा तथा पदार्थ दो पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणा अभिज्ञान के आधार पर है। इस ज्ञान को 3 मुख्य अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्यक्ष, उसके बाद अनुभूति करना है, अनुमान निष्कर्ष निकालना है, और शब्द निश्रवण यानी सुनना भी है। ये 3 काम करते थे। यह विचारधारा यानी सांख्य विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के प्रसिद्ध रही है, अन्वेषण के लिए। उसके बाद आता है योग। ठीक, योग आता है, जिस प्रवर्तक कौन है? पतंजलि।
इनके अनुसार या इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। योग करके मुक्ति प्राप्त करने के साधन है यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस तरह से 6 चीज़ें हैं तथा पिंड का विलय ही स्वयं की पूर्ण रूप से विकसित होने का कारण है। अब आते हैं न्याय। न्याय के कौन है? गौतम ऋषि जो है न्याय है। इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष, श्रवण तथा उपमा जैसे तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, सम्मत साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या की सत्यता जांच कर सकता है। इसका ये मानना था कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है बल्कि वह उसका पालन और संहार भी करते हैं। वैशेषिक विचारधारा या विचारधारा ब्रह्मांड, वैशेषिक और कड़ाद ने किया था। यह विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकीयता में विश्वास करते हैं। इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 मुख्य तत्व अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश से बना हुआ है। समझ रहे? आपको पता है जो सबसे पहला हमने पढ़ा था एक, जहाँ से 25 बताए थे, जो सांख्य दर्शन था ना, सांख्य दर्शन, उन्होंने कहा था कि भाई ये जो सांख्य दर्शन पहले पढ़ लिया ना हमने, उसने बोला था कि 25 मूल तत्व हैं, ये कह रहा 5 ही हैं। तो वैशेषिक बोलता है 5 मूल तत्व हैं, और जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन वो जिसके कपिल, जिसके प्रवर्तक कपिल हैं, वो बोलता है कि 25 हैं, जिसका पहला प्रकृति था। और यहाँ पे वैशेषिक 5 बोलता है अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। आपको पता होगा ना एक श्लोक भी है, कैसे करके है कि पवन सलीरा 5 तत्व, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसे करके है, शायद आपको याद हो। अग्नि, पवन, जल, और मुझे याद नहीं आ रहा बिल्कुल, अभी ज़हन से निकल चुका है वो चीज़। अगर आपको याद है प्लीज़ आप कमेंट करिए मुझे, ताकि मैं जानूँ क्या था वो। इस विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ है। अब मीमांसा की बात करते हैं। मीमांसा विचारधारा, जिसको बोलते हैं मीमांसा या पूर्व मीमांसा भी यही था, जिसका विचारधारा कौन थे विचारक या प्रवर्तक? वो जैमिनी थे। मीमांसा का वास्तविक अर्थ तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला है। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्य की पूर्ति करनी होगी। इस दर्शन का मुख्य बल वेदों के आनुष्ठानिक भाग पर था। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहितों की सहायता से करना होता है। इसलिए इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान की गई। ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेदांत विचारधारा, इस दर्शन का आधार का निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ बादरायण द्वारा लिखित ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र थे। ये क्वेश्चन पूछता है ना, वेदांत दर्शन आपको पता है बादरायण, जिसको हम बोलते हैं उत्तर मीमांसा भी बोल देते हैं इसको। दर्शन का जो निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ बादरायण द्वारा लिखित ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र थे। यानी बादरायण ने पुस्तक लिखी, उसका नाम है ब्रह्म सूत्र कह सकते हैं या वेदांत सूत्र कह सकते हैं। उन्होंने उसमें जिक्र किया वेदांत विचारधारा का। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही इस जीवन की वास्तविकता है, शेष सभी बातें मिथ्या या माया है। इसके अनुसार स्व का ज्ञान हो जाने पर वह स्वतः ही ब्रह्म की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। यह तर्क ब्रह्म तथा आत्मा को अविनाशी तथा शाश्वत बना देता है। नास्तिक विचारधारा ये वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते हैं और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं। ये 5 उपधाराओं में विभाजित है: बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीवक। यानी जो नास्तिक विचारधारा के लोग, जो वेदों की मौलिकता विश्वास तो नहीं करते हैं और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े जो यानी वेद जो मौलिक रूप से है वो तो है, लेकिन जो ये भगवान का अस्तित्व है ना, उस पर प्रश्न खड़ा करते हैं कि है कि नहीं है। तो उसमें बौद्ध है, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीवक, के 5 प्रकार के जो नास्तिक हैं, ये बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीवक। इनके जो प्रवर्तक उनको भी याद रखना पड़ता है ताकि वो, तो लोकायत पहले पढ़ते हैं। लोकायत दर्शन को ये 4 वाक विचारधारा भी बोलते हैं। तो लोकायत को हम बोलते हैं 4 वाक भी कह देते हैं, यहाँ लिख देते हैं हल्का सा 4 वाक। बृहस्पति ने इसे क्या किया था? अब बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी। लोकायत दर्शन या 4 वाक दर्शन, जिनको हम 4 वाक भी बोलते थे, 4 वाक ने किया था।
तो उसको लोकायत दर्शन बोलते हैं या चारवाक बोलते हैं। बृहस्पति ने इसके प्रवर्तक बृहस्पति हैं ने इस विचारधारा की नींव रखी थी। इसकी चर्चा वेदों तथा बृहद आरण्यक या बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व हैं। ले भाई, कभी कोई सांग कहता 25 तत्व हैं, उसने बोला था, और वैशेषिक बोलता है कि नहीं 5 ही तत्व हैं। जो लोकायत या जो चारवाक दर्शन बोलता है वो क्या बोलता है भाई 4 ही तत्व हैं। ले भाई, केवल 4। कौन? अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु। इसने आकाश को छोड़ दिया। इस विचारधारा के समर्थक आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों से नहीं करते, क्योंकि यह मनुष्य के अनुभूति से परे। कहते हैं इसे मनुष्य का अनुभूति नहीं कर सकते, इसलिए इसको हटाओ अभी। इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्व, यही जो विश्व है वही है, बाकी इसके परे कोई जगत नहीं है। मतलब अब आज के दौर में तो झूठा हो गया ये तो। इसलिए मृत्यु मानव का अंत है तथा सुख भोग ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए इन्हें खाओ पियो और मस्त रहो। कहते हैं ना, जब तक जियो तब तक खाओ, घी खाओ, और अगर मान लीजिए कि पैसे नहीं है ना तो उधार लेकर घी खाओ, लेकिन खाओ जरूर, घी खाना है, ऐसे मस्त रहना है। अज्ञान भी एक आपका दर्शन है। कट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते थे। इनके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। यदि यह संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। इसका विश्वास था कि अनभिज्ञता सर्वोत्तम है। हमें कुछ नहीं पता है, इसका मतलब सबसे बेहतर है, क्योंकि जान जाओगे तो आपको दिक्कत होगी, ऐसा ये बोलता है अज्ञान। आज तो लोग जानने के लिए मरे जा रहे हैं, हर चीज़ को जानना है। ये तो पता नहीं कहाँ लेके जा रहे थे ये बेचारे। उसके बाद आता है आजीवक। इसके जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके संस्थापक के बारे में पूछ लेता है। संस्थापक कौन? मक्खली पुत्र घोषाल, आप याद रखिएगा इसको। आजीवक, इसकी स्थापना मक्खली पुत्र घोषाल के द्वारा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में की गई। ये बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते। ये कर्म को भ्रामक मानते हैं। इसने बौद्ध एवं जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकारा था। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती आजीविकों का प्रमुख केंद्र था। आजीवक संप्रदाय के मानने वाले निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक रूप में विश्वास करते थे। बिंदुसार इसके अनुयायी थे। अशोक 7वें स्तंभ के राजा देश में आजीविकों का उल्लेख मिलता है। ये याद देखिए ना इसको। अशोक 7वें स्तंभ के राजा देश में आजीविकों का उल्लेख मिलता है। वेदांत दर्शन में उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना गया है। इन 3 ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। हो सकता है क्वेश्चन ना पूछे यहाँ से, लेकिन संभावना तो रहती है क्वेश्चन पूछने की, ये तो सच है। ठीक, इसलिए हमने इस चीज़ को इतना हमने पूरा कर दिया है। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं महाजनपदों का उदय। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, महाजनपद पूछता है। तो 16 महाजनपद आपको याद रखने, मैं जरा उसको सुनाता हूँ, कैसे याद रखना आपको जरा ये दिखाते हैं। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी से पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभक्त था। जानकारी कहाँ मिलती है? बौद्ध ग्रंथ एक अंगुत्तर निकाय है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा धर्मशास्त्र है या बौद्ध ग्रंथ है या ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो अगर आप देखिएगा ऑप्शन में अंगुत्तर निकाय है कि नहीं, जैसे आप तुरंत टिक कर देना अंगुत्तर निकाय। आपसे पूछेगा अंगुत्तर निकाय किस धर्म, कौन सा मतलब किस धर्म का धर्म ग्रंथ है या ग्रंथ है, आपको बोलना है। वहाँ पे दे देगा जैन, बौद्ध, लोकायत, आजीवा, कुछ भी दे देगा, तो आपको बोलना है बौद्ध ग्रंथ है। ठीक। महाजनपद, राजधानी और क्षेत्र। जो अंग महाजनपद है ना, 16 महाजनपद हमको पता है, सिर्फ इसमें यही महाजनपद के बारे में जानना है। तो अंग जो है ना, एक महाजनपद था, उसकी राजधानी चंपा थी। चंपा की राजधानी अंग थी, चंपा का अंग। भागलपुर, मुंगेर यानी बिहार, जो बिहार का जगह है, भागलपुर है, मुंगेर आप देखते हो, तो उस बिहार में का भागलपुर, मुंगेर, वो चंपा राजधानी हुआ करती थी अंग की। तो चंपा का अंग यानी अंग जो है ना, एक महाजनपद है, अंग महाजनपद है चंपा का। मगध आपको पता है, गिरिब्रज, राजगृह, 2 उनकी राजधानी है, गिरिब्रज भी थी और राजगृह थी। पटना, गया और बिहार में है। ये पटना और गया जो बीच देख रहे हैं ना, पटना बहुत फेमस है, गया बहुत फेमस है, तो बिहार में है। तो मगध उसकी राजधानी हुआ करती थी, कौन? गिरिब्रज और राजगृह। काशी जो है, वाराणसी आपको पता है, वह आज भी लोग बोलते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर वहाँ बहुत फेमस है। वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में ये
वत्स आपको पता है कौशाम्बी, वत्स जो है कौशाम्बी, ये जो आपके वाराणसी है, वाराणसी तो अगर उधर देखेंगे तो पहले पड़ जाएगा वाराणसी के, आप पूरब की तरफ देखें या किधर पश्चिम, हाँ शायद पूरब की तरफ देखेंगे मेरे ख्याल से, तो आपको वत्स दिख जाएगा। जो आज प्रयागराज है ना उसके पास में है ये वाराणसी, सॉरी ये वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश है ये। आज का जो इलाहाबाद का आसपास क्षेत्र है ना, काना माणिकपुर, वो कौशाम्बी की जा पड़ता है। वज्जी जो है ना उसके 3 राजधानियों का, वैशाली, विदेही और मिथिला। वैशाली, विदेही और मिथिला ये आपको ना मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र मिलेगा। वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा ना, ये वैशाली आज भी वहाँ पे है। तो वज्जी उसकी राजधानी हुआ करती थी किसकी, वज्जी तो महाजनपद था और उसकी राजधानी वैशाली या विदेही या मिथिला थी। कौशल ये महाजनपद है श्रावस्ती की। ये फैज़ाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश का जिला है ना कौशल। वहाँ जो बहराइच है आपको देखिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो ये पश्चिमी इलाका है ना, ये पूर्वी नहीं कह सकते आप, थोड़ा सा ऐसे करके ये वाला इलाका यहाँ पे भी, तो इस तरह लिखता है कि अच्छा फिर ठीक है भाई, ये अलग ही था जो बहराइच के पास में था। उसके बाद आप देखिए अवंती, देखिए अवंती जो है एक महाजनपद है, उसकी राजधानी क्या उज्जैन या माहिष्मती है। ये मालवा यानी मध्य प्रदेश में था। कौन, अवंती। मल्ल है कुशावती, मल्ल एक महाजनपद है, उसकी राजधानी कुशावती। देवरिया, बस्ती, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो जो देवरिया है ना, देवरिया से कोई अगर होगा तो याद रखेगा वहाँ मल्ल जनपद, वो महाजनपद हुआ करता जिसकी राजधानी कुशावती थी। पंचाल, अहिच्छत्र और कामपिल्य, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। चेदी जो है एक महाजनपद है, चेदी महाजनपद शक्तिमती राजधानी है उसकी, और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। कुरु महाजनपद जो इंद्रप्रस्थ, उसकी राजधानी दिल्ली, मेरठ और हरियाणा, दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं। मत्स्य जो है ना वो मत्स्य महाजनपद है, विराटनगर इसकी राजधानी। जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये मत्स्य कहाँ पे, राजस्थान, सीधे सीधे आप याद रखिए, जयपुर, अलवर, भरतपुर के आसपास का क्षेत्र है ये। क्वेश्चन तो पूछेगा आपसे भाई, राजधानी के बारे में पूछेगा। कम्बोज जो है ना उसकी राजधानी हाटक थी। राजौरी एवं हजारा क्षेत्र था। शूरसेन, मथुरा, शूरसेन मथुरा बहुत फेमस है ये शूरसेन, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि यानी महाजनपद, तो जो शूरसेन है उसकी राजधानी मथुरा थी। ये राजधानी कौन से थी, तो मथुरा, तो आसपास में इसकी जगह मिलती है। अश्मक जो है पोटली या पोतन गोदावरी नदी के क्षेत्र में एकमात्र ऐसा जो दक्षिण में था, उसका नाम अश्मक। ये भी क्वेश्चन पूछता है वो कि बताइए कि ऐसा कौन सा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में अवस्थित था। ये गोदावरी नदी के बाद दक्षिण में अवस्थित था। तो गोदावरी नदी के उत्तर में तो सभी हैं, लेकिन दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था ये, इसका नाम था अश्मक। पोटली या पोतन है इसका, ये पूछता है। गांधार, तक्षशिला, रावणपिंडी एवं पेशावर या पाकिस्तान है। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है, और मैं अब अगली वीडियो में आपको धर्म के बारे में लेकर के आऊँगा, धर्म के बारे में। ठीक है, कि कैसे धर्म थे जो 6वीं शताब्दी से पूर्व में थे धर्म, वो कैसे काम करते थे, क्या क्या थे। तो मैं आपको वहाँ पे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और वैष्णव, और विष्णु का वैष्णव था, शिव का शैव था, ये 4 धर्म। उसके बाद बहुत हल्का सा थोड़ा सा मैं आपको वो मुस्लिम इस्लाम धर्म के बारे में और ईसाई धर्म के बारे में जो इसमें जानकारी दिया हुआ है। ये बौद्ध धर्म जो सबसे इम्पोर्टेंट वो 2 ही है, बौद्ध और जैन धर्म ही इम्पोर्टेंट है। हम आगे आपको वही लेकर के आएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, यहाँ मौर्य साम्राज्य, सिकंदर के बारे में, मगध का उत्कर्ष हम देखेंगे, वहाँ से उसके हम काम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब जाकर के एंशिएंट इंडिया हमारा पूरा हो जाएगा। शायद 2, 3 या 4 वीडियो में पूरा हो जाएगा, हमें क्या करना है, एक वीडियो में तो पूरा हो ही चुका है, एक वीडियो, ये दूसरी वीडियो अभी आ जाए। हाँ, बस प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, थोड़ा सा कमेंट भी करिए, तो चीज़ें हम और आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।